जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न क्लासेस 24/7 एंड द नॉलेज पार्क एकेडमी में। हम लोग आज फिर से अपनी DLED फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज में बढ़ चुके हैं, जो कि हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं और कि क्या क्या होंगे वो सब देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके लिए एक थोड़ी सी सूचना ये है, जानकारी है कि भाई आपको कोई भी सपोज दैट कोई भी PDF सॉल्व PDF क्लास का नोटिफिकेशन, कौन सी क्लास कब लाइव होने वाली, क्योंकि अब लाइव क्लासें हम लोगों की चलेंगी। ठीक है, और मैराथन भी क्लासेस आएंगी 1-2 दिन में। जैसे ही एग्ज़ाम्स की डेट आने वाली है तो उससे 2-3 दिन पहले मैराथन्स क्लास चलेंगी। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सभी हल किए जाएंगे। ठीक है, और आपका कंसेप्ट भी चलेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शंस में, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कीजिए और PDF नोट्स प्राप्त कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए। ठीक है, इसी सूचना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का सवाल क्या है, ये दोस्तों क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि इनका हमको आंसर्स लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। अब ये कहेंगे कि सर 41 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों 40 तक के क्वेश्चंस हम लोग सब्जेक्टिव टाइप्स हल कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहाँ से जाके आप इनका आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी 100+ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए हैं। तो आप प्रीवियस जो है लेक्चर्स हैं उनका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप देख के उसको बेहतरीन तैयारी के साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताओं को बताइए। देखिए, हम लोग लिखना है, आंसर्स लिखने होंगे, तो लिखते हैं भाई समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताएं। ठीक है, सॉल्यूशंस ध्यान देना। क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं ठीक है, कितनी विशेषताएं हैं, तो 3 बतानी, वो हम लोग लिख लेंगे, है ना। ठीक है, पहली विशेषता क्या हो सकती है समांतर चतुर्भुज की, तो दोस्तों कोई भी समांतर चतुर्भुज यदि है तो वो नाम से ही स्पष्ट है, समांतर चतुर्भुज। समांतर यानी उनकी जो भी सम्मुख रेखाएं होंगी या सम्मुख भुजाएं कह सकते हो, वह आपस में कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दूसरा, जब सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो दूसरा हम लोगों का पॉइंट क्या बन सकता है, समांतर, ध्यान देना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, ऐसे ही आंसर्स लिखने होंगे, है ना। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा ये कह सकते हैं कि भाई अगर सम्मुख कोण भी बराबर हैं, सम्मुख रेखाएं भी बराबर हैं, तो क्या जो उनके विकर्ण होंगे वह बराबर होंगे क्या। यदि बराबर हो गए तो कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, और वह दोनों एक दूसरे को काटेंगे भी, तो काटने पर कोण कितना बनेगा, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। ठीक है, देखो ध्यान से, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे, ध्यान देना, कैसे लिखेंगे, एक दूसरे को
एक दूसरे को काटने पर 90 डिग्री का कोण बनाएं व बराबर हों तो वह आकृति दोस्तों क्या हो सकती है? वर्ग होती है। वह आकृति वर्ग होती है। ठीक है, वह आकृति वर्ग होती है। यह हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीटली आंसर हो जाएगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ें। देख लीजिए आप, और इसको नोट भी करना है। यदि आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम से पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि यदि आप साथ साथ नोट कर रहे हैं तो लिखने की प्रैक्टिस भी बनती है और थोड़ा सा माइंड में एक बार सेट भी होता है कि नहीं, हाँ हमने यह लिखा है। तो आप एक बार कोशिश करेंगे तो आसानी से यह पुनः रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्या हो गया भाई इसमें। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 42 कह रहा है विषम बाहु त्रिभुज क्या है? विषम बाहु त्रिभुज क्या है ना? विषम बाहु त्रिभुज क्या हो सकता है? देखो ध्यान से दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, है ना? ठीक है, देखो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है कि नाम से स्पष्ट है। विषम मतलब क्या होना? समान ना होना। और बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। यानी वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या ना हो? समान ना हो। और अगर भुजाएं समान नहीं होती तो दोस्तों उनके कोण भी क्या नहीं होते? समान नहीं होते। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? लिख देते हैं एक बार, है ना? ठीक है, ठीक है, वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं व कोण आपस में समान ना हो। ठीक है, समान ना हो। एक लाइन में आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात अगर हम इसका चाहें तो चित्र बना के भी ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ऐसे दिखा दो। ठीक है, ये सॉरी ऐसे दिखा देना भाई। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्या कह देते हैं कि अगर मान लीजिए ए बी जो है वो बी सी के क्या ना हो? बराबर ना हो। और जो बी सी है वो ए सी के बराबर ना हो। ठीक है, दूसरा अगर इसको थीटा 1 कहो, इसको थीटा 2 कहो, इसको थीटा 3 कहो, तो इसके जो कोण होंगे वो थीटा 1 डज नॉट इक्वल टू थीटा 2 डज नॉट इक्वल टू थीटा 3, या यह आपस में भी कोई बराबर ना हो। ठीक है, कुछ दो प्रतिबंध इसके लागू होते हैं। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखते हैं इधर सॉल्यूशन, है ना? ठीक है, देखो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि मान लेते हैं, पता तो है नहीं क्या जोड़ना है, तो माना x माइनस वाई में a कैपिटल A जोड़ने पर 2x प्लस वाई प्राप्त होता है। देखो कैसे, तब x माइनस वाई में क्या जोड़ना है? a जोड़ना है। और क्या चाहिए हमको? 2x प्लस का y चाहिए। ठीक है, 2x प्लस का y चाहिए। आगे बढ़े हम लोग। देखो a तो हमें चाहिए, बाकी सबको क्या करते हैं? उठा के उधर भेज देते हैं। जब उधर भेजोगे तो देखो a इधर अकेले बच गया। इधर क्या है? 2x प्लस वाई है। x उधर प्लस का है तो उधर जाएगा, काहे में जाएगा? माइनस में। इधर ये माइनस का है तो काहे में जाएगा? प्लस में जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2x और माइनस x। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, घट जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस। और ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो कितनी बार बचेगा? 1 बार। और यह दोनों प्लस प्लस के हैं तो इसलिए जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2y। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर हम इसमें
इसको जोड़ दें तो आंसर हमें यह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है वृत्त के 3 गुण लिखिए। किसके 3 गुण लिखने हैं दोस्तों? वृत्त के। ठीक है, चलिए देखते हैं वृत्त के 3 गुण को क्या क्या हो सकते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, पहले हेडिंग लिख देते हैं ना, वृत्त के 3 गुण। ठीक है, वृत्त के 3 गुण देखो क्या हो सकता है। पहला गुण क्या हो सकता है? कोई भी वृत्त जो होता है उसकी समस्त जीवाएं क्या होती, वो समस्त त्रिज्याएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और वृत्त क्या होता है? तो केंद्र से उसके परिधि की चारों ओर की दूरी कैसी होती है? बराबर होती है, यानी परिधि की दूरी समान होती है। और वही बात हो गई, त्रिज्या और परिधि की दूरियां तो समान ही हो जाएंगी फिर। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? वृत्त होता क्या है? तो केंद्र के चारों ओर समान दूरी का जो पथ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, किसी बिंदु के चारों ओर समान दूरी निरूपित करने वाला पथ। ठीक है, पथ वृत्त होता है, पथ वृत्त होता है। ठीक है, दूसरा इसी पे क्या कह सकते हो दोस्तों? क्या कह सकते हो कि वृत्त की समस्त त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। वृत्त की समस्त त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, दूसरा इसी पे तीसरा आप क्या लिख सकते हो कि जो वृत्त है, अगर हम एक ही केंद्र से कई सारे वृत्त बना दें तो वह वृत्त कभी भी एक दूसरे की परिधि को काटते नहीं हैं। ठीक है, देखो कैसे, संकेंद्रित वृत्त, ऐसे केंद्रों को क्या कहते हैं? संकेंद्रित। ठीक है, संकेंद्रित वृत्तों की परिधियां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, 3 विशेषताएं लिखनी थी, हमने 3 लिख दिया। होने के लिए बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी रेखा जो है किसी भी वृत्त के अंदर खींची जाने वाली सबसे बड़ी रेखा जो है आपके केंद्र से होकर गुजरती है। कई सारी रेखाएं हम लोग ऐसे खींच सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली, तो ये क्या हो सकती है? जीवा हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी आपके विशेषताएं मिल जाएंगी। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। दूसरा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 45 कह रहा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में डिफाइन करें मित्रों तो ये हो जाएगा कॉमन। अब कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में मिल जाए। जैसे 2 चीज़ें हैं, दोनों में कुछ रखा हुआ है मैटर, और वो दोनों में जो मैटर सेम हो उसे हम लोग उभयनिष्ठ कह सकते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ रेखा की बात की गई है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। देखो जैसे एक ये वृत्त हो गया, एगो ये वृत्त हो गया, और इसको कोई रेखा खींच के चली जाए, ऐसे कोई रेखा ऐसे टच करते हुए ऐसे निकल जाए, जिसका नाम हम A और B दे दें। यह कोई वृत्त है, यह कोई वृत्त, इसका केंद्र O1, इसका केंद्र O2 है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कैसे कि चित्र से स्पष्ट है कि केंद्र O1 व O2 वाले
दो वृत्तों दो वृत्तों को दो वृत्तों को एक रेखा ए बी स्पर्श करती है अतः ए बी रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, ये हम लोग इसको कह सकते हैं। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? दोस्तों ये कक्षा 6 से पढ़ाया जा रहा है, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। फिर भी पढ़ते तो हम लोग केजी से हैं, फिर भी समझ में क्या रहता है, ध्यान क्या नहीं रहता, वो अलग बात है। प्राकृतिक संख्याएं है ना, ठीक है, निरंतरता बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। ठीक है, वह संख्याएं जो क्या कह सकते हैं, गिनने के काम आती हैं, या इसी को अपने शब्दों में ये तो अपने शब्दों में हो गए डिफिनेशन है ना। दूसरा आप क्या कह सकते हो, ठीक है, कि गिनी जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक ये हो गया, यानी कि कोई भी चाहे जैसा भी व्यक्ति हो दोस्तों, अनपढ़ हो कैसा भी हो, अगर उसने थोड़ा बहुत भी सेंस लगाया तो वह 1 2 3 4 या 1 2 3 4 करके गिन लेता है वस्तुओं को। जैसे मैं कह दूं कि मेरे कितनी उंगलियां हैं, तो आप आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, कोई पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, कोई भी उसके पास डिग्री ना हो, फिर भी वो गिन सकता है। और ये जानते हैं आप कि बिना प्रयास के यदि कोई वस्तु हमें मिल रही है तो वो प्रकृति की देन है ना, बिना कुछ किए मिल जाए प्रकृति की देन है। तो वैसे ही जो गिनती बिना पढ़े लिखे लोगों को आ रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? 1 2 3 4 से ही तो आ रही होंगी। ठीक है, तो वो क्या हो गई? प्राकृतिक संख्याएं हो गई। ठीक, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स की। अगर हम बात करें तो अधिकतर हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से कि 1 से? भाई 1 से स्टार्ट करेंगे। किसी भी वस्तु को यदि आपने 0 गिन दिया तो उस वस्तु का अस्तित्व तो खत्म हो गया ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। आप कहाँ तक गिन सकते हैं? जहाँ तक आपकी क्षमता हो वहाँ तक गिनते रहिएगा, खाना वाना खा के, पानी वानी पी के बेहतरीन ढंग से। ठीक है, चलिए समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला? भाज्य, भाजक एवं भागफल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, देखते हैं। एगो हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में एगो फॉर्मूला बताया था, ध्यान दो। क्या था? हमने कहा था कि जो भाज्य होता है वो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल गुणे भागफल प्लस शेषफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बताया था। तो यहाँ से आपको क्या कह रहा है? भाज्य क्या होती है ना। चलिए इधर लिख देते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, ध्यान दो। ठीक है, क्या कह रहा है? भाज्य। ठीक, वह संख्या जिसमें हम किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं, ठीक है, भाज्य कहलाती है। आगे देखिए दूसरा क्या कह रहा है? भाजक। ठीक है, चलिए भाजक देख लेते हैं, है ना। भाजक क्या होती है? चलिए भाजक देख लो। वह संख्या कौन सी भैया? वह संख्या
जिसमें 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 भाजक लगा रहे हैं, जिसमें या जिससे कर लीजिए इसको, जिससे किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं, भाग लगाते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है, भाजक कहलाता है। ठीक, भाजक कहलाती है, ये कह दीजिए। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है? भागफल। देखिए ध्यान से, भागफल, भागफल देखिए। ठीक, जिससे भाग लगाते हैं भाजक, जिसमें लगाते हैं वो भाज्य। तो भाजक से भाज्य में भाग लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना समझ में आया होगा, इसको आप नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है दोस्तों? गर्मी तो अपने ऊपर प्रकोप ढाए हुए है ना। क्या कह रहा है? भिन्न से क्या तात्पर्य है? ठीक, भिन्न से क्या तात्पर्य है? तो चलिए देखते हैं भिन्न से क्या तात्पर्य है। यही लिख देते हैं भिन्न। ठीक है, यदि किसी संख्या को m/n या p/q या r/s जैसे इच्छा हो, यानी बट्टे में लिख सकते हो, ठीक है, के आदि के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, भिन्न कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम कह दें कि 4/5, 6/7, 2/3, ठीक है, ये सब क्या है? भिन्न है। ठीक है, अब भिन्न के कई प्रकार होते हैं, विषम भिन्न, सम भिन्न, सम्मिश्र भिन्न। ठीक है, तो ऐसे कई पार्ट होते हैं, वो अपने अपने भाग हैं। अभी फिलहाल भिन्न से ही मतलब रखना है ना। ठीक है, आगे क्या बात करते हैं? संयुक्त भिन्न। ठीक है, गर्मी का तो हाल ही बेहाल है। चलिए दोस्तों, गर्मी बड़ी विकराल है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास से आगे बढ़ाते हैं जल्दी से, थोड़ा सा ना। संयुक्त भिन्न, देखो दोस्तों, संयुक्त भिन्न का मतलब क्या होता है? अभी हमने कहा कि कई भिन्न होती हैं, जैसे सम भिन्न, विषम भिन्न, सम्मिश्र भिन्न, संयुक्त भिन्न आदि आदि, है ना। ठीक है, तो यहाँ जो बात की गई है संयुक्त भिन्न की, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि वह भिन्न जिसमें संख्याएं पूर्ण संख्या व भिन्न रूप में संयोजित हों। ठीक है, संयोजित हों, क्या कहलाएगा? संयुक्त भिन्न कहलाता है। संयुक्त भिन्न, यार लिखना भी बड़ा डिफिकल्ट है, कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 सही 2/3 लिख दो इसको, 2/4 नहीं 2/3 लिख दो, है ना।
ऐसे 5 सही 2/3 लिख दो, ऐसे जो भिन्न लिख सकते हैं हम लोग वो क्या होंगे, संयुक्त भिन्न। देखो एक पूर्ण संख्या हो गई, ये एक पूर्ण संख्या हो गई और एक कैसी है हमारी, जो है भिन्न फॉर्म में है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भागफल क्या किसे कहते हैं, जस्ट अभी हमने बताया है भागफल क्या किसे कहते हैं। तो आप इसका आंसर्स क्या करेंगे, कमेंट में दीजिए, अभी बता के आए पीछे। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कंजूसी नहीं करना है ना। यदि आप देख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करना है, और दोस्तों को शेयर तो कर ही दीजिएगा। जब आप शेयर करते हैं और चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें एक अलग सी एनर्जी मिलती है। ठीक है, जिससे क्लास में हम लोग और एनर्जेटिक होके कार्य करते हैं। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है संख्या 16,292 16,292 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान देखो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6000 है ना, 3 अंक को बाद है तो 3 जीरो लगा दिए। एवं जातीय मान ज्ञात कीजिए, 6 का जातीय मान। जातीय मान तो आप जानते ही हैं क्या होता है, जातीय मान। ठीक है, जातीय मान क्या होता है, 6 ही होता है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू ठीक है, स्थानीय मान 6000 और जातीय मान 6 हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ध्यान दो इसको, सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ध्यान दो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, खूब पढ़े होंगे, 9999 कितनी बार लिखना है, 5 बार। ठीक है, फिर कह रहा है 5 तथा छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, क्या हो जाएगी, 1000 हो गए 5 अंक का अंतर। अच्छा, इनका अंतर ज्ञात करना है, चलिए इनका अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, अंतर निकालना है, क्या करना है, 99999 कितनी बार, 5 बार से क्या घटा देना है, 1 4 टाइम्स 0। ठीक है, घटाएंगे आप इसको तो क्या निकल के आएगा, 9 से घटा दीजिए इसको, 9 से 0 9 ही रहेगा, 9 से 0 9 ही रहेगा। अरे 99,999 है, आप उसमें से क्या घटा देंगे, 10,000 घटा देंगे है ना, तो कितना हो जाएगा, 9 and 8 9। ठीक है, 89,999 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्या कह रहा है, 1 से लेकर 100 तक की सभी समस्त प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो ऐसे तो नहीं कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे 100 तक, है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको ध्यान देना है। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, ठीक, अगर हम इसको कुछ ना मानते हुए हम कहते हैं कितनी भी संख्याएं हों, n संख्याएं हों, तब क्या हो जाएगा, ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, n ब्रैकेट ऑफ n + 1/2, ये फार्मूला होता है। तो n बराबर मित्रों क्या दिया गया है, n बराबर 100 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि n बराबर 100 है तो ये क्या हो जाएगा, 100 और 100 प्लस का 1/2, 2 से इसको काट देंगे 50 बार में, क्या आ जाएगा 50 और 100 एक कितना हो गया, ये 101 हो गया। गुणा करा दो, 0 की 0, 5 × 9 5 और 5 0 0, 5 × 9 5, यानी वह संख्या क्या हो जाएगी, 50 यानी 5050। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 53 है। आगे देखिए क्या कह रहा है, परिधि को परिभाषित कीजिए, परिधि को परिभाषित कीजिए। देखो परिधि क्या होती है दोस्तों, परिधि क्या कह सकते हैं, वृत्त के चारों ओर का परिमाप परिधि होती है, या ऐसे कह दो, ठीक है, ऐसे कह दो कि वृत्त का परिमाप परिधि होती है ना, परिमाप
वृत्त का परिमाप परिधि होती है या कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। अच्छा, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 2πr। किसकी परिधि है दोस्तों? तो वृत्त की परिधि के लिए है ना, 2πr। आगे बढ़ते हैं, कोण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, कोण क्या होता है? दो किरणों या दो रेखाओं के झुकाव को क्या कह सकते हैं हम लोग? कोण कह सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट यहाँ लिख देते हैं पहले। ठीक, दो रेखाओं या दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं, है ना। दो रेखाओं या दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स की बात करें, ये कोई रेखा ए बी हो गई। ठीक है, और यह कोई रेखा ए सी हो गई। इसके मध्य जो झुकाव है उसको थीटा कह दें तो यही हमारा क्या हो गया? कोण हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। क्या कहता है? त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देखो, त्रिभुज क्या कहते हैं कि तीन बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा मिलाने पर प्राप्त आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान यह रखना है कि वह बिंदु तीनों एक ही रेखा पे ना हो, अर्थात संरेख ना हो। संरेख नहीं होंगे, जैसे हम कहते हैं कि एक बिंदु ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। हमने कहा एक ये मिला दिए, एक ये मिला दिए, एक ये मिला दिए, तो भाई साहब त्रिभुज कहाँ बना? ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि बिंदु कैसे नहीं होने चाहिए? संरेख नहीं होने चाहिए, ध्यान दो। ठीक है, लिख देते हैं परिभाषा। असंरेख, असंरेख तीन बिंदुओं को सरल रेखा से मिलाने पर प्राप्त आकृति। ठीक है, आकृति, अगर ये कोई हिंदी दिक्कत है तो आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। देखिए, आप भाषा पे मतलब लिखावट पे ध्यान नहीं देना है, भावनाओं को समझना है ना। ठीक, आगे देखिए, ये हम लोगों ने कोई एक बिंदु ये ले लिया, ए ले लिया, कोई बिंदु बी ले लिया। ठीक है, कोई बिंदु सी ले लिया। अब इसको ये सरल रेखा से मिला दिए, ये मिला दिए और ये मिला दिए, तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया? त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है? वर्ग से क्या आशय है? दोस्तों, वर्ग से क्या आशय है कि जिस आकृति की सभी भुजाएं बराबर हों और कोण कितने डिग्री हों? 90 डिग्री, है ना। ठीक है, ध्यान दो। द्विविमीय वह आकृति जिसकी समस्त भुजाएं बराबर हों वा उनके मध्य कोण 90 डिग्री हों तो वह आकृति वर्ग कहलाती है। ठीक है, वह आकृति वर्ग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? व्यास किसे कहते हैं, है ना। देखो ध्यान से, व्यास क्या होता है? ठीक है, व्यास वृत्त के केंद्र से होकर परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा। ध्यान देना, सरल
सरल, सरल का मतलब समझ रहे हैं, सीधी सरल रेखा, सरल रेखा व्यास कहलाती है। समझाते हैं 1 मिनट में। कहलाती है, देखो कैसे, ये कोई वृत्त हो गया है ना, ठीक है। अब वृत्त तो बन नहीं रहा होगा, लग नहीं रहा होगा, चलो अच्छा बना ही लेते हैं फिर, ठीक है। देखो फिर हम भी ठहरे कलाकार है ना, ठीक है। इधर आ जाओ फिर, ये वृत्त हो गया, अब बताओ है ना, ठीक है। और ये उसका कोई सेंटर हो गया, ठीक है। अब इस सेंटर से एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है बी, इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो सेंटर से होकर ये सीधी रेखा खींची गई, ये इसका क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी, यानी डी डायामीटर कहलाएगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि रूट ऑफ 9600 इज इक्वल टू 140 है, तो क्या ज्ञात करना है, रूट ऑफ 0.0196 इज इक्वल टू वाट। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 19,600 बराबर 140 है, तो 0.0196 की वैल्यू क्या होगी। इधर देखो दोस्तों सॉल्यूशन में, ठीक है, क्या होगा, रूट ऑफ 9, इसको 196 अलग कर दो और 100 अलग करके देख लो क्या बन रहा है। रूट ऑफ 196 किसका होता है, 14 का, और 100 किसका होता है, वर्ग 10 का। तो वर्ग, अब ये जब ऐसा बना लोगे, इसको स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो 140 का क्या लिख सकते हो, इसको स्क्वायर, 140 का स्क्वायर गुणा करा देते हैं, है ना। और गुणा कराएंगे तो इससे कैंसिल, तो 140 मिल गया हमको, ठीक है। कुछ को समझ में फिर भी नहीं आया होगा, ध्यान दो, जिसको नहीं आया वो फिर से देखे, दोबारा दोस्तों फिर से देखो। हमने कहा कि इसको 196 गुणे 100 लिख देते हैं। अब 196 को तुम 14 गुणे 14 लिख सकते हो, और 100 को 10 गुणे 10 लिख सकते हो, ठीक है। अगर 14 दो बार आ जाए तो एक बार 14 बाहर, और 2 बार 10 है तो एक बार 10 बाहर, गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 140। यही हमें प्राप्त हुआ था। इसकी बात कर लेते हैं, चलो इस पे की भी बात कर लेते हैं। 0.0196 है, ये बताओ इसका डेसिमल हटाते हैं। डेसिमल हटाने के लिए 1 2 3 4 4 बार 0 से नीचे क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं, तो 196 ऊपर बच जाएगा, नीचे 1 2 3 4 ऐसे बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देते हैं फिर से। देखो किस में टूटेगा, जो 196 है वो 14 गुणे 14 में टूट जाएगा, और ये किस में टूट जाएगा, तो 100 गुणे 100 में टूट जाएगा दोस्तों। अब ये बताओ 14 दो बार है तो ऊपर कितनी बार, एक बार 14 आ गया, नीचे 100 दो बार है तो एक बार 100 आ गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। जब दो नीचे जी केवल और जी एक के साथ 0 0 हो तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल आगे बढ़ा देंगे। 1 2 कितने 0 1 2 हैं तो 2 अंक बाद क्या लगा देते हैं, डेसिमल, यानी 0.14 आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या लिख देंगे इसकी जगह में, क्या लिख देंगे, 0.14, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, 3 रुपये 8 पैसे को रुपए में लिखिए। देखो 3 रुपये हैं, है ना, प्लस क्या है 8 पैसे हैं, ठीक है, 8 पैसे हैं। ये बताओ 100 पैसे में दोस्तों 1 रुपये बनते हैं, ठीक है। अगर हम 1 पैसे की बात करें, 1 पैसे की बात करें अगर रुपए में, तो क्या बन जाएगा, ये 1/100 रुपये, है ना। अगर वैसे ही 8 पैसे की बात करें तो 8 से इधर गुणा, तो 8 से इधर करा दो दोस्तों, तो 8/100 रुपये बन गया कि नहीं बन गया। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, 3 रुपये एच डी लिख देते हैं, प्लस 8 पैसे को रुपए में क्या लिख सकते हैं, 8/100 रुपये, 8/100 रुपये हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और इसको भाग लगाओगे तो क्या बन जाएगा, 3 रुपये, 3 रुपये वैसे ही रहेगा दोस्तों, प्लस भाग लगाओगे तो 0.08 रुपये आ गया, जोड़ दो इसको तो 3.08 रुपये हो गया। टोटल वैल्यू किस में आ गई, रुपए में आ गई। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आज की क्लास यहीं तक स्थगित रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में,
तब तक के लिए आपको बने रहना है अपने नॉलेज पार्क एकेडमी के साथ और लर्न क्लासेस 24/7 के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे हमें मोटिवेशन और ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।